हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कि मास मीडिया क्या होता है। ओके, उसके बाद हमारा फोकस होगा कि हमें मीडिया को रेगुलेट करने की ज़रूरत क्यों है, स्पेशली मास मीडिया को रेगुलेट करने की ज़रूरत क्यों है और इसे रेगुलेट करना है तो इसे रेगुलेट कैसे करते हैं, सेल्फ रेगुलेशन क्या है। ओके, क्या कोई इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट भी है सेल्फ रेगुलेशन के लिए। ऐसे रेगुलेशन का जो मैकेनिज़्म है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हमारा फोकस होगा कि मीडिया को रेगुलेट करने की ज़रूरत क्यों है और साथ साथ सेल्फ रेगुलेशन क्या है, सेल्फ रेगुलेशन से रिलेटेड इश्यूज़ क्या हैं। ओके, सो इस वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे मास मीडिया क्या है और मीडिया को क्यों रेगुलेट करते हैं, सेल्फ रेगुलेशन क्या है और सेल्फ रेगुलेशन से संबंधित मुद्दे, इश्यूज़, उन्हें भी देखेंगे। ओके, तो मास मीडिया को समझने से पहले सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ मीडिया। व्हाट इज़ मीडिया ये बहुत कॉमन सा टॉपिक है, ये सबको मालूम होगा कि मीडिया कुछ और नहीं बल्कि मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। ओके, बातचीत करनी है, कम्युनिकेट करना है तो उसका साधन है मीडिया। ओके, इसके द्वारा हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, आइडियाज़ शेयर करते हैं, हम व्यूज़ भी अपने शेयर करते हैं मीडियाज़ के थ्रू ही। ओके, सोर्स से जो टारगेट है, जो मास मीडिया के इसमें पब्लिक टारगेट होता है, तो सोर्स से टारगेट तक किसी भी इंफॉर्मेशन को, आइडिया को, व्यूज़ को पहुंचाने का जो साधन होता है वो मीडिया कहलाता है। अब देखते हैं कि मास मीडिया क्या है। ओके, तो जब भी कोई मीडिया अगर वो लार्ज ऑडियंस को टारगेट कर रही है, कोई मीडिया जो लार्ज ऑडियंस को टारगेट कर रही है उसे मास मीडिया कहेंगे। So media which is meant for large audience is called mass media. Very simple. Okay. मास मीडिया का फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव क्या है? तो यही है कि लोगों को इन्फॉर्म करना है। ओके, मास मीडिया का जो मूल उद्देश्य क्या है? लोगों को इन्फॉर्म करना, उन्हें एडुकेट करना है, लोगों को इंटरटेन करना है। ओके, इसके अलावा जो है मास मीडिया हमें एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करती है जिससे लोग जो है एक दूसरे के थोड़ा करीब आ जाते हैं, नज़दीक आ जाते हैं। ओके, खासकर जो न्यू मास मीडिया है जिसे हम सोशल मीडिया भी कहते हैं, तो सोशल मीडिया के थ्रू एक और फ़ायदा ये होता है कि हम एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक हो जाते हैं, काफ़ी दूर रहने के बावजूद भी। सोशल मीडिया से रिलेटेड जो एक अलग से वीडियो बनेगी उसमें सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया से क्या क्या बेनिफिट हैं, क्या क्या लॉसेस हैं, चैलेंजेस क्या क्या हैं, वो सब हम लोग देखेंगे। ओके, मास मीडिया का आज का जो मॉडर्न सोसाइटी है, जो मॉडर्न कल्चर है, उसको शेप करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल्स मास मीडिया का है आज के मॉडर्न कल्चर को शेप करने में। स्पेशली किसी डेमोक्रेसी में इसका इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है मास मीडिया का, क्योंकि डेमोक्रेसी के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए मास मीडिया का होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इन्फॉर्मेशन, व्यूज़, आइडियाज़ ये सब काफ़ी तेज़ी से लोगों के पास पहुँचे। एक्सचेंज ऑफ व्यूज़, आइडियाज़, इन्फॉर्मेशन अगर ढंग से नहीं हो पा रहा है तो डेमोक्रेसी को सही ढंग से फंक्शन कर पाने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी। ओके, सो डेमोक्रेसी के लिए मास मीडिया का इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। मीडिया का जो रोल है, खासकर जो डेमोक्रेटिक कल्चर है उसको और ज़्यादा डेवलप करने में, डेमोक्रेटिक कल्चर को डेवलप करने में मीडिया का रोल काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि मीडिया ही जो है एक तरह से जनता का माउथपीस का काम करती है। गवर्नमेंट और पीपल के बीच में, लोगों के बीच में एक कनेक्शन है कि गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ को लोगों को बताएगी, गवर्नमेंट क्या सही गलत कर रही है वो लोगों को बताएगी। तो डेमोक्रेटिक कल्चर डेवलप करने में मीडिया का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है कि लोग जब जानेंगे कि गवर्नमेंट क्या एक्टिविटी कर रही है क्या नहीं, तो उसी बेस पे लोग अपना परसेप्शन, अपना एक थॉट प्रोसेस डेवलप करेंगे और उसका असर जो है पूरे डेमोक्रेसी पर देखा जाएगा। ओके, सो जो पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन, स्पेशली जिस पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन के बेस पर वोटर अपना डिसीजन लेता है, वो पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन मीडिया के थ्रू ही लोगों को मिल पाता है। ओके, इसके अलावा मीडिया हमारे समाज में भी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने का काम करता है। इसके अलावा मीडिया एक मीडियम ऑफ डेलिबरेशन, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर हम लोग सोशल इश्यूज़ को भी डिस्कस करते हैं, समाज की अच्छाइयों बुराइयों को भी डिस्कस करते हैं, वो जगह भी मीडिया ही है।
ओके मीडिया के थ्रू ही कभी हमें मालूम चल पाता है कि हमारे समाज में क्या प्रॉब्लम है। हम खुद अपने समाज समस्याओं को मीडिया के थ्रू ही कई बार जान पाते हैं। इन सब के अलावा मीडिया जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट वॉच डॉग है। ओके पब्लिक इंटरेस्ट का हमेशा ध्यान रखता है। ओके यही मीडिया का स्पेसिफिक रोल भी है मॉडर्न डेमोक्रेसी में। ओके इसके अलावा जहाँ जहाँ भी जो भी गलतियाँ या खामियाँ हो रही होती हैं, एरर्स, रॉन्ग डूइंग्स, ओके खासकर जो लोग पावर में हैं तो उनकी एरर्स को, उनके रॉन्ग डूइंग्स को मास मीडिया जो है अनकवर करती रहती है, खुलासा करती रहती है और लोगों को बताती रहती है। तो मास मीडिया जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रखता है आज के मॉडर्न सोसाइटी में, मॉडर्न डेमोक्रेसी में। सो मास मीडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मीडिया के इंडिपेंडेंस से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ थे, वाई डू वी नीड अ फ्री मीडिया, ये मैंने पिछली वीडियो में कवर किया है। ओके चलो अभी जो मीडिया है उसके कुछ टाइप्स भी हैं, काफ़ी कुछ। ओके इन टाइप्स को भी यहाँ पर देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ट्रेडिशनल मीडिया जो हज़ारों सालों से जो चली आ रही हैं, क्योंकि मीडिया की ज़रूरत कोई आज ही नहीं पड़ी है, मीडिया की ज़रूरत पहले भी थी। जब भी हम एक ऑर्गेनाइज तरीके से रहना शुरू करते हैं, एक सिविलाइजेशन के रूप में रहना शुरू करते हैं, एक शासन व्यवस्था के रूप में डेवलप होना शुरू किए, तब से मीडिया की ज़रूरत पाई गई। तो पहले जो है जैसे कि फोक डांसेस, इनके थ्रू बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इधर उधर जाती थी, आती थी। सॉन्ग्स के थ्रू, म्यूज़िक के थ्रू, थिएटर, ड्रामा, फोक टेल्स, पपेट्री, नौटंकी, इन सब के थ्रू भी इंफॉर्मेशन इधर उधर जाया करती थी। इन्फॉर्मेटिव मीडिया का केवल मीनिंग हमें बस ये नहीं लिखना है, लेना है कि बस इंफॉर्मेशन, व्यूज़ वगैरह ही बस एक्सचेंज करते रहना, बस दूसरे को बोल कर बता देना, बस यही नहीं है। न्यूज़ इज़ नॉट ऑल अबाउट मीडिया। इवन जो एंटरटेनमेंट के जो भी साधन हैं वो भी मीडिया के ही फॉर्म हैं। ओके इवन मूवीज़, सीरियल्स, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ मीडिया। ओके सो ये अंडरस्टैंडिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो इसका ध्यान रखना होगा सबको। ओके सो फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, ये भी ट्रेडिशनल मीडिया के टाइप्स हैं। पेंटिंग, स्कल्पचर, इंस्क्रिप्शंस, स्टैचूज़, रिलीजियस एंड एंटरटेनमेंट बिल्डिंग्स। ओके यानी कि जो मंदिर वगैरह ये सब जो होते हैं, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर वगैरह, इन सब के थ्रू भी इंफॉर्मेशन शेयर होता था। ओके कोई खास तरह का थॉट प्रोसेस लोगों को शेयर होता था, एक खास तरह की बिलीफ सिस्टम लोगों के साथ शेयर होती थी। जो आप कुछ पेंटिंग वगैरह देख रहे हो, उस पेंटिंग में कुछ मैसेज होता है जो आपको बताया जाता था। होल फॉर्म ऑफ कल्चरल जो गैमूट है, यानी कि एक पूरा जो एक कल्चरल पैकेज, जो ओल्ड कल्चरल पैकेज है, उन सब के पीछे कहीं ना कहीं कोई आइडिया था, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन थे, कुछ व्यूज़ था किसी का, जो शेयर करने की कोशिश की जाती है। इवन प्योर एंटरटेनमेंट जैसी चीज़ें भी मीडिया के ही फॉर्म हैं। सो दिस इज़ वेरी मच क्लियर। ओके अनाउंसमेंट्स थ्रू बीटिंग ड्रम्स के थ्रू अनाउंस करना, ये सब आप लोग पहले, या ढोल नगारा के थ्रू अनाउंस करना, राजा के किसी आदेश को वगैरह वगैरह। सो दीज आर ऑल ट्रेडिशनल मीडिया। नाउ कम टू द मॉडर्न मीडिया। ओके आज जो मॉडर्न मास मीडिया है उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो मॉडर्न मास मीडिया है जो डेवलप हुआ वो प्रिंट मीडिया है। ओके प्रिंट मीडिया में क्या क्या आता है? न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, जर्नल्स, पेरियोडिकल्स, पैम्पलेट्स, ओके ब्रोशर्स, बुक्स, नॉवेल्स, etc. ऑल दीज आर प्रिंट मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक और ब्रॉडकास्टिंग मीडिया, टीवी, रेडियो, फिल्म, पिक्चर, ओके ये सब जो कुछ भी हम लोग देख रहे होते हैं सब ब्रॉडकास्ट मीडिया है। ओके टेलीविज़न, रेडियो या मूवीज़ वगैरह ये सब जो भी हैं, ऑल दीज आर ब्रॉडकास्ट मीडिया। आउटडोर मीडिया या आउट ऑफ होम मीडिया, ये जैसे कि आप सड़कों पे जाते हो तो बिल्डिंग्स पे वगैरह पे कुछ डिस्प्लेज वगैरह आपको दिख रहे होते हैं, बड़े बड़े बैनर, पोस्टर्स वगैरह लगे रहते हैं। तो ये इस तरह की मीडिया क्या कहलाएगी? आउटडोर मीडिया या आउट ऑफ होम मीडिया। स्ट्रीट्स, पोल्स या व्हीकल्स पे भी आप बहुत कुछ बैनर वगैरह चिपके हुए देखते हो, ओके पोस्टर्स वगैरह देखते हो। तो ये सब या गलियों में भी, पोल्स पे भी, ये सब आउटडोर मीडिया, आउट ऑफ होम मीडिया कहलाते हैं। इंटरनेट और डिजिटल मीडिया वेरी इंपॉर्टेंट, खासकर अभी के टाइम पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस पर अलग से एक वीडियो बनेगी, डिजिटल मीडिया, इंटरनेट मीडिया, सोशल मीडिया पे। ओके तो इसमें क्या क्या एग्जांपल है? वेबसाइट्स, ओके बहुत सारे ढेरों वेबसाइट्स है, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हमें मिलते हैं। ओके विकीपीडिया, ओके सो दीज वेबसाइट्स आर पार्ट ऑफ डिजिटल मीडिया। ईमेल्स के थ्रू भी एक्सचेंजेस होते हैं। सोशल मीडिया वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट मीडिया हो चुका है ये। एंड अदर सोशल नेटवर्किंग साइट्स, वेबकास्ट एंड पॉडकास्ट, ब्लॉगिंग, व्लॉगिंग,
मीडिया से रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजीज़ हैं, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ के जो भी पार्ट्स हैं, ओके, साइंस एंड टेक में इसे मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। कम्युनिकेशन के लिए कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़, चाहे प्रिंट मीडिया से लेकर इंटरनेट और डिजिटल मीडिया तक, ओके, जो भी टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन के पर्पज़ से यूज होती हैं, उसके लिए अलग से ही एक क्लास होनी ज़रूरी है, दैट आई विल डू। IPTV, इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविज़न, ओके, ये भी एक खास तरह का डिजिटल मीडिया ही है। ऐसे IPTV को कई बार हम लोग इलेक्ट्रॉनिक ब्रॉडकास्टिंग मीडिया में भी देखते हैं। ई-फोरम्स, ई-बुक्स, ई-कॉमर्स, और आजकल जो ये नेटफ्लिक्स वगैरह OTT जो प्लेटफॉर्म्स हैं, OTT, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स, ये भी क्या है तो डिजिटल मीडिया का एक एग्जांपल है। नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम वगैरह वगैरह, ये सब OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, ओके। चलो, सो मैंने जैसे कहा कि जो भी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, इन सब के बारे में साइंस एंड टेक में ही पढ़ना होता है, ओके। इसमें एक टर्म आता है कि मास कम्युनिकेशन क्या है। सो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि मास कम्युनिकेशन क्या है। तो ये प्रोसेस है जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होता है, इंफॉर्मेशन को हम लोग डिसमिनेट करते हैं, इधर उधर फैलाते हैं, ओके। जैसे कि अगर दो आदमी आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, बोल कर, तो अलग बात हो, मास कम्युनिकेशन, बड़े लेवल पे कम्युनिकेशन होना। तो मास कम्युनिकेशन जो है वो कैसे हो पाएगा, जब मास मीडिया हो। तो मास मीडिया जो है वो फैसिलिटेट करती है मास कम्युनिकेशन को, ओके। तो बड़े लेवल पे मासेस तक पहुंचने के लिए जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं वो मास मीडिया होती है, और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग मास कम्युनिकेशन कहते हैं, ओके। जैसे अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, जैसे फोटोग्राफ है, एक इन्फॉर्मेशन है, एक वीडियो है, ऑडियो है, कोई स्टोरी है, इवन कोई प्रोडक्ट ही है, आप चाहते हो इसको लोगों तक पहुंचाया जाए, सो व्हाट एक्चुअली यू आर डूइंग मास कम्युनिकेशन। आप अपनी बातें लोगों तक पहुंचा रहे हो, लेकिन इसके लिए आप किसका यूज कर रहे हो, मास मीडिया का। सो दिस इज रिलेशन बिटवीन मास कम्युनिकेशन एंड मास मीडिया, ओके। चलो, अब सवाल है कि मीडिया को हम रेगुलेट क्यों करते हैं, मीडिया को रेगुलेट करने की ज़रूरत क्यों है। तो मास मीडिया से का जो फ्रीडम है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है किसी डेमोक्रेसी के लिए, और इस फ्रीडम के कारण काफ़ी कुछ इश्यूज़ भी, चैलेंजेस भी सामने आते हैं। इनसे रिलेटेड पिछला वीडियो था जिसमें मैंने ये सब चीज़ समझाया था। आज हम देखते हैं कि मास मीडिया को रेगुलेट करने की ज़रूरत क्यों है। तो जैसे बताया गया था आप लोगों को कि मास मीडिया से संबंधित बहुत से चैलेंजेस हैं, तो उन चैलेंजेस के कारण इसको रेगुलेट करने की ज़रूरत हमें पड़ती है। किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में मीडिया को फ्री तो होना ही चाहिए, लेकिन साथ साथ मीडिया को रिस्पॉन्सिबल भी होना होगा, ओके। तो रिस्पॉन्सिबल मीडिया भी नीड है फ्री मीडिया के साथ साथ किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए। इवन ऐसा पाया गया, जैसे कि फर्स्ट प्रेस कमीशन, ओके, पहला प्रेस आयोग जो 1954 में बैठा था, ओके। तो इस फर्स्ट प्रेस कमीशन ने अपनी कुछ कमेंट्स दी थी मीडिया के बारे में। क्या कमेंट्स थे, इसे देखना काफ़ी ज़रूरी है, ओके। तो कमेंट यहाँ ये है कि उन्होंने कहा था कि जो प्रेस है, ओके, वो कई बार येलो जर्नलिज्म के इंस्टांसेस देखे गए हैं, उदाहरण देखे गए हैं। येलो जर्नलिज्म क्या होता है ये मैंने पिछले वीडियो में बताया है। इसके अलावा काफ़ी बार देखा जाता है किसी खास कम्युनिटी या ग्रुप के बारे में कुछ अनाप शनाप चीज़ें लिख दी जाती हैं। सेंसेशनलिज्म का शिकार है मीडिया, ओके। छोटी मोटी चीज़ों को भी या अनावश्यक चीज़ों को भी, या जो चीज़ें थोड़ी शांति से ही लोगों को बताई जानी चाहिए उसे एकदम सेंसेशन बना देना, इसका शिकार आज की मीडिया तो काफ़ी ज़्यादा है। 1954 में ही फर्स्ट प्रेस कमीशन ने कह दिया था, ओके। यानी उस समय भी मीडिया सेंसेशनलिज्म एक इशू था, ओके। इसके अलावा जो न्यूज़ है वो कई बार बायस्ड होते हैं, कई बार उनका प्रेजेंटेशन बायस तरीके से किया जाता है। लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखती है कमेंट करते वक्त, इनडिसेंसी भी कई बार दिखती है, वल्गैरिटी भी कई बार दिखती है, ओके। इवन पर्सनल अटैक्स भी किए जाते हैं इंडिविजुअल्स पे। ये सब चीज़ नोटिस किया था फर्स्ट प्रेस कमीशन ने 1954 में, ओके। इसके अलावा पेड न्यूज़ का प्रॉब्लम है ही। मीडिया ट्रायल्स, सुशांत केस में हमने देखा पूरा मीडिया ट्रायल हो गया किसी केस का, ओके। मीडिया ब्रीचिंग द प्राइवेसी ऑफ द इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल की प्राइवेसी को भी मीडिया क्या करती है, कई बार ब्रीच करती है, ओके। वैसे ही करप्शन के भी मुद्दे जो है बढ़ते ही जा रहे हैं। फेक न्यूज़ काफ़ी तेज़ी से जो है बढ़ रही है, और इससे हमारे इंटरनल सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा थ्रेटन हो रहा है, ओके। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है फेक न्यूज़।
इन सब के अलावा मीडिया जो है अगर इररिस्पॉन्सिबल तरीके से रोल निभाती है अपना, तो वैसे केस में क्या होगा कि जो पब्लिक ओपिनियन है वो भी काफ़ी बुरी तरह से प्रभावित होती है। और जब पब्लिक ओपिनियन बुरी तरह से प्रभावित होती है तो कहीं ना कहीं इसका पूरा असर हमारे डेमोक्रेसी पर पड़ता है। तो इन सारे मुद्दों के कारण, ओके, इन सारे इशूज़ के कारण ये बहुत ज़रूरी है कि मीडिया को रेगुलेट किया जाए। ओके, अच्छा, अब क्या है कि हमारा संविधान भी जो है, जो आर्टिकल 19(1)(a) के तहत तो मीडिया को फ्रीडम देता है। ओके, इस पर चर्चा पिछले वीडियो में हुई है। लेकिन आर्टिकल 92 के तहत वही हमारा संविधान कहता है कि मीडिया पे यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं अगर वो सॉवरेंटी इंटीग्रिटी के खिलाफ हो, स्टेट के सिक्योरिटी के खिलाफ हो, किसी दूसरे देश के साथ हमारे फ्रेंडली रिलेशंस के खिलाफ हो, अगर वो पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ हो, डिसेंसी या मोरालिटी के खिलाफ हो, या कोर्ट का कंटेम्प्ट कर रहा हो, कोर्ट की आदेश को का अवमानना कर रहा हो, ओके, या किसी एक व्यक्ति को डिफेम कर रहा हो, ओके, तो ऐसे केस में फ्रीडम ऑफ स्पीच पे रोक लगाई जा सकती हैं। ये हमारा संविधान कहता है, यानी कि संविधान भी ये मानता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को रेगुलेट करने की ज़रूरत है। ओके, इस कारण जो है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारी मीडिया है वो जो एक जर्नलिस्टिक एथिक्स होता है, ओके, एक जर्नलिस्ट का या जर्नलिज्म का अपना एक एथिक्स होता है, एक नीति शास्त्र होता है, कुछ फिक्स कोड्स, नियम कानून होते हैं, कुछ खास तरह के बिहेवियर होता है जिसको आप उनका प्रोफेशनल कंडक्ट या प्रोफेशनल कोड भी कह सकते हो, जर्नलिस्टिक कोड या एथिक्स भी कह सकते हो। इसको मेंटेन किए रहना मीडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर मीडिया इसको नहीं करता है, ओके, तो एक कोई रेगुलेट करने वाली बॉडीज़ होनी चाहिए, कुछ मेकानिज़म होना चाहिए कि इनको रेगुलेट किया जाए। ओके, अब अगला टॉपिक है कि चलो भाई ये तो तय है कि मीडिया को रेगुलेट करने की ज़रूरत है। ओके, अब सवाल ये है कि मीडिया लार्जली जो है इंडिया में देखा जाता है कि सेल्फ रेगुलेटेड है। ओके, या हमेशा इसका डिमांड भी होता आता रहता है कि मीडिया को लार्जली सेल्फ रेगुलेट ही होना चाहिए। गवर्नमेंट को डायरेक्टली या एग्जीक्यूटिव को या लेजिस्लेटिव को डायरेक्टली मीडिया को रेगुलेट करने की या कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ऐसी बातें हमेशा चलती रहती है। तो सवाल ये उठता है कि सेल्फ रेगुलेशन क्यों? ओके, वाई मीडिया इज़ लार्जली सेल्फ रेगुलेटेड, और सेल्फ रेगुलेशन क्यों, मीडिया खुद से खुद को रेगुलेट करे, ऐसा क्यों? ओके, तो इसके पीछे कुछ कारण हैं। कारण क्या है उसको समझते हैं। देखो, अगर नॉर्म्स ब्रीच किए जाते हैं, जो नियम कानून है वो तोड़े जाते हैं, अनप्रोफेशनल कंडक्ट होता है, तो ज़रूर उस पर चेक एंड कंट्रोल वगैरह तो होना ही चाहिए। ओके, लेकिन अगर ये कंट्रोल डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट अथॉरिटी डायरेक्टली करती है तो इससे फ्रीडम ऑफ प्रेस पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। सीधे सीधे ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में दे दिया जाए कि आप मीडिया को कंट्रोल करो, तो मीडिया को करना क्या होता है? मीडिया का मेन काम है गवर्नमेंट की जो लैकुना है उसको पब्लिक को बताना, और वो मीडिया गवर्नमेंट द्वारा ही डायरेक्टली अगर कंट्रोल होगी तो ऐसे केस में क्या होगा कि वो मीडिया कभी भी जो है सही ढंग से अपना जो रोल है वो निभा नहीं पाएगी। तो फ्रीडम ऑफ मीडिया को, फ्रीडम ऑफ प्रेस को मेंटेन रखने के लिए एग्जीक्यूटिव का डायरेक्ट कंट्रोल, ब्यूरोक्रेट्स का डायरेक्ट कंट्रोल मीडिया पे वारंटेड नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव कंट्रोल ओवर मीडिया इज़ नॉट डिज़ायरेबल, ये डिज़ायरेबल नहीं है किसी भी डेमोक्रेसी के लिए। ओके, क्योंकि मीडिया काम क्या है? पोल खोल करना गवर्नमेंट का ये काम है, और भी है, गवर्नमेंट की अच्छी बातें भी लोगों तक पहुंचानी है, लेकिन ये पोल खोल भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। अदरवाइज़ फिर क्या होगा? प्रॉब्लम हो जाएगी, डेमोक्रेसी सही ढंग से फंक्शन नहीं कर पाएगी, लोगों के पास राइट इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचेगा, लोगों का जो राइट टू नो का जो अधिकार है वो राइट टू नो वाला अधिकार जो है वो छिन जाएगा। ओके, अगर मीडिया डायरेक्टली एग्जीक्यूटिव द्वारा कंट्रोल होती है तो। इसके बाद क्या है कि अगर मान लेते हैं कि मीडिया को लेजिस्लेटिव के थ्रू कंट्रोल करवाते हैं, यानी कि पार्लियामेंट के द्वारा कोई कानून बना देते हैं, उस कानून के द्वारा जो है मीडिया को पूरी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, कोई बॉडी बना दिया गया, वो बॉडी मीडिया को रेगुलेट कर रही है। तो देखो, ये एक हद तक शायद ठीक है थोड़ा बहुत, लेकिन इसके भी कुछ अपने प्रॉब्लम्स है। क्या प्रॉब्लम्स है वो देखते हैं। देखो, लॉ किसी भी तरह का क्यों ना बन जाए, वाट एवर विद द लॉ, कैसा भी लॉ क्यों ना बन जाए, हमेशा जो है एक लार्ज क्वांटम ऑफ ऑब्जेक्शनेबल जर्नलिज्म फिर भी रहेगा। मान लो लॉ क्या हो सकता है? लॉ बस एक फ्रेम की तरह बन सकता है। ओके, उस फ्रेम के अंदर किसी को भी क्या फ्रीडम मिलती है कुछ भी करने का, जैसे कि हम सब पर कॉन्स्टिट्यूशन लागू है। ओके,
तो हम कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेम के अंतर्गत अपनी राइट्स को इंजॉय कर सकते हैं। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं जा सकते, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेम के अंतर्गत अपने राइट्स को इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन संभावना पूरी होती है कि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेम के अंतर्गत रहते हुए भी हम कुछ ऐसा करें जो शायद पब्लिक इंटरेस्ट में ना हो। खासकर ये चीज़ मीडिया के साथ, ऐसी संभावना मीडिया के साथ बहुत बड़ी है कि लॉ बना दिया जाएगा, लेकिन उस लॉ के फ्रेम के अंतर्गत रहते हुए भी मीडिया बहुत कुछ गलत सही कर सकती है। ओके, तो बहुत सारी ऑब्जेक्शनेबल जर्नलिज्म फिर भी पाए जाएंगे, ऐसी जर्नलिज्म, ऐसी जर्नलिस्टिक आर्टिकल्स वगैरह से पाए जाएंगे फिर भी, अगर कोई लॉ बना भी दिया जाए तो भी। ओके, क्योंकि लॉ बस एक फ्रेम की तरह बन सकता है, लॉ एथिक्स को इन्फोर्स नहीं कर सकता, लॉ नीति शास्त्र मोरालिटी को इन्फोर्स नहीं कर सकता। अगर लॉ मोरालिटी को इन्फोर्स करने की सीमा तक चला जाएगा तो फिर उसका असर होगा, प्रेस फ्रीडम खत्म हो जाएगा। ओके, ये ध्यान रखना है, लॉ को एक ओवरऑल फ्रेम की तरह ही बनाना चाहिए। लॉ कभी भी बिल्कुल डीप हर छोटी मोटी चीज़ों को रेगुलेट करना लॉ का काम नहीं होना चाहिए। नहीं तो ऐसे में क्या होगा, फ्रीडम छीन जाएगी, पूरी फ्रीडम छीन जाएगी, तो फिर यहाँ पर डेमोक्रेसी का लॉस हो जाएगा। ओके, डेमोक्रेसी ढंग से फंक्शन नहीं कर पाएगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लॉ रहे, बट लॉ एक ओवरऑल फ्रेम की तरह रहे, एक बाउंड्री की तरह रहे कि इस बाउंड्री को क्रॉस नहीं करना, उस बाउंड्री के अंदर फ्रीडम हो। लेकिन उस बाउंड्री के अंदर का जो फ्रीडम है, उस फ्रीडम का भी मिसयूज हो सकता है। अब ये जो मिसयूज होने की संभावना है लॉ बनने के बावजूद भी, यहाँ पर बात आता है कि जो भी स्टेक होल्डर्स है मीडिया का, वो सब आपस में मिलकर एक दूसरे पर एक जर्नलिस्टिक एथिक्स को थोपे। ओके, एक प्रोफेशनल कंडक्ट सब आपस में बनाए कि चलो लॉ है, लॉ ये बाउंड्री तो क्रॉस नहीं करना है, यानी कुछ भी ऐसा नहीं करना है जो देश की इंटीग्रिटी सिक्योरिटी के खिलाफ हो, वो तो नहीं करना है, वो तो क्लियर कट लॉ है, वहाँ तो सीधे सीधे वो मीडिया पकड़ी जाएगी। ओके, लेकिन उसके अंतर्गत रहते हुए ही अगर वो कुछ बहुत सारे अनप्रोफेशनल एक्टिविटीज़ करते हैं या जर्नलिस्टिक कोड के खिलाफ जाते हैं, तो वैसे केस में सेल्फ रेगुलेशन ही एकमात्र ढंग का ऑप्शन बचता है। ओके, तो सेल्फ रेगुलेशन के द्वारा ही एक प्रोफेशनल कंडक्ट थोपा जा सकता है, जर्नलिस्टिक एथिक्स को थोपा जा सकता है। अदरवाइज लॉ बनाकर या एग्जीक्यूटिव के द्वारा कंट्रोल करके इसको पूरी तरह से थोपा नहीं जा सकता। फिर भी लॉ की ज़रूरत ज़रूर है एक बाउंड्री के रूप में, ये ध्यान रखना है। लेकिन एग्जीक्यूटिव का कंट्रोल ये तो बिल्कुल ही डिज़ायरेबल नहीं है, ये ध्यान रखना है। ओके, तो इस तरह से अगर ये बहुत ज़रूरी है समझना कि मीडिया के केस में क्या ज़रूरी है कि अगर मीडिया कुछ भी ऐसा करता है जो उसे नहीं करना चाहिए, जो उसके जर्नलिस्टिक एथिक्स के खिलाफ हो, तो वैसे केस में बहुत ज़रूरी है कंसल्टेशन हो, आर्बिट्रेशन हो, लोग बैठे बातचीत करें और क्या गड़बड़ हुआ उस पर कोई निर्णय हो, निंदा की जाए, अगर लगता है कुछ गलत हुआ है तो सेंस्योर की जाए, निंदा की जाए, छोटे मोटे पनिशमेंट भी दी जाए उस मीडिया हाउस को, चाहे उस मीडिया बॉडी को। ओके, लेकिन अगर बिग पनिशमेंट का फियर अगर हमेशा रहेगा तो इससे क्या होगा, फ्रीडम ऑफ प्रेस पे फिर असर पड़ेगा। इसलिए बिग पनिशमेंट का फियर भी जनरली मीडिया के सामने नहीं रहना चाहिए, डेमोक्रेसी की रिक्वायरमेंट हो। तो ये कंसल्टेशन, आर्बिट्रेशन, ये सब कैसे हो पाएगा, जब वहाँ पर कोई एक सेल्फ रेगुलेशन वाली कोई बॉडी रहेगी, यानी मीडिया के जितने भी हाउसेज है सब आपस में मिलकर ग्रुप बना लें। अब वो ग्रुप एक फिक्स जर्नलिस्टिक एथिक्स को, जो भी लॉज इंडिया में एक्टिव है उन लॉज के हिसाब से एक फिक्स जर्नलिस्टिक एथिक्स बना ले, लिस्ट बना ले कि हमें ये नहीं करना, हमें वो नहीं करना, हमें वो नहीं करना है, और फिर वो सब एक दूसरे पर नज़र रखें, या एक बॉडी हो, उन सब की ही बॉडी हो, वो बॉडी इस चीज़ का ध्यान रखें कि कहीं कोई मीडिया पर्सन इस जर्नलिस्टिक एथिक्स या कोड का उल्लंघन तो नहीं कर रहा। ओके, ये एक आइडियल सिचुएशन होगा कि लॉ भी हो और यहाँ पर एक सेल्फ रेगुलेशन बॉडी भी हो। थोड़ा बहुत स्टैचुरी मैकेनिज्म जरूरी है और थोड़ा बहुत सेल्फ रेगुलेशन जरूरी है। ओके, ये लगभग कंक्लूजन से आ रहा है जो हम लोग नीचे पढ़ेंगे भी इस कंक्लूजन के बारे में। ओके, चलो, तो बेस्ट वे क्या है कि जो भी उस प्रोफेशन के लोग हैं वो सब जो है खुद को रेगुलेट करें, सेल्फ रेगुलेशन हो। ओके, और एक ऐसी बॉडी बने जो रिप्रेजेंटेटिव हो, जिसमें क्या हो, जिसमें लगभग सभी तरह की मीडिया हाउस का रिप्रेजेंटेशन हो, ऐसी बॉडी बने। ओके, तो इस तरह से एक सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म ही आर्बिट्रेट कर सकता है डाउटफुल पॉइंट्स पे, और किसी गिल्टी को सेंस्योर भी कर सकता है, उसकी निंदा भी कर सकता है अगर उसने किसी जर्नलिस्टिक एथिक्स को तोड़ा है तो। ओके, तो इसलिए सेल्फ रेगुलेशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है।
लेकिन सेल्फ रेगुलेशन के साथ कुछ चैलेंजेस भी हैं, कुछ इश्यूज़ भी हैं। क्या चैलेंजेस हैं उसको देखते हैं। देखो, सेल्फ रेगुलेशन के केस में क्या होता है कि जो हम जर्नलिस्टिक एथिक्स की बात कर रहे हैं, जर्नलिस्टिक कोड की बात कर रहे हैं, ओके, उसको लेकर एक कंसेंसस बना पाना कई बार काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि डिफरेंट बॉडीज़, डिफरेंट मीडिया हाउसेज हैं, सबके अपने कुछ ऊपर नीचे डिफरेंट इंटरेस्ट हो सकते हैं, बिजनेस इंटरेस्ट हो सकते हैं। तो उस हिसाब से जो है सब किसी एक फिक्स कोड पर राजी शायद ना हो, या मुश्किल हो सबको किसी एक कोड पे ही ले आ पाना, ओके। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है सेल्फ रेगुलेशन के साथ। दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि सेल्फ रेगुलेशन कई बार देखा जाए टूथलेस होता है नेचर में, क्योंकि जो भी इन्फोर्समेंट ज़रूरत होता है, जो भी लॉ को इन्फोर्स करना, कई या कोड्स को इन्फोर्स करना उसकी ज़रूरत होती है, कई बार हम देखते हैं कि सेल्फ रेगुलेशन से वो इन्फोर्समेंट पॉसिबल नहीं हो पाता, ओके। हम लोग देख ही रहे हैं कि हमारी मीडिया कई बार इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट देती है, कई बार इररिस्पॉन्सिबल एक्टिविटी भी करती है। तो लगता है कि जो सेल्फ रेगुलेशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, टूथलेस टाइप का ही है, ओके। तो रेगुलेशन के क्या मैकेनिज्म है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ओके। ओपन टू इंटरप्रिटेशंस। अब ये जो कोड्स बनते हैं, सेल्फ रेगुलेशन के जो लॉ बन जाते हैं कि चलो हमें ऐसे ऐसे एक्टिविटी करनी है, ऐसे ऐसे जो है नहीं करना है, तो इन सब चीज़ों का जो इंटरप्रिटेशन होता है, मान लिखा हुआ है कि किसी को ये काम नहीं करना है, लेकिन उसने उसका अर्थ कुछ और ले लिया, ओके, या उसने जो है वो गलती कर दी, फिर उसे इंटरप्रेट कर रहा है, नहीं उसमें ऐसा लिखा हुआ है लेकिन मैंने तो ऐसा किया है। तो एक तरह का तर्क कुतर्क की भी चांसेस होती हैं। तो इंटरप्रिटेशन हर किसी का अपना अलग अलग हो सकता है, तो उसके कारण भी सेल्फ रेगुलेशन में प्रॉब्लम आती है। सेल्फ सेंसरशिप, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है सेल्फ रेगुलेशन के सामने, कि कई बार क्या देखा जाता है कि सेल्फ रेगुलेशन जहाँ होता है, जहाँ पर कोई एक फिक्स्ड गवर्नमेंट बॉडी नहीं है, ओके, या स्टैचुरी मैकेनिज्म कोई नहीं है कि एक बॉडी हो जो बॉडी कंट्रोल करती है, जैसे आरबीआई बैंक्स को कंट्रोल करती है वगैरह वगैरह। तो वैसे केस में क्या होता है कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस वहाँ ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे मान लेते हैं कोई बैंक है, ओके, बैंक को रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई करती है। तो बैंक को कोई प्रॉब्लम होगा तो आरबीआई देख लेगी, ओके। बैंक्स पे बहुत कम ही पॉलिटिकल प्रेशर वगैरह ये सब आएगा, कुछ भी ऐसा होगा तो कहीं ना कहीं आरबीआई की जिम्मेदारी है कि वो पॉलिटिकल प्रेशर को झेले ताकि बैंकिंग सेक्टर पे बुरा असर ना पड़े। मीडिया में क्या है कि सेल्फ रेगुलेशन है, इन दैट केस कोई एक ऐसी बॉडी नहीं है जो गवर्नमेंट को झेल सकती है, ओके, क्योंकि एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, जैसे आरबीआई लगभग इंडिपेंडेंट बॉडी है, तो गवर्नमेंट प्रेशर को वो देख लेती है, बैंक्स पे प्रेशर थोड़ा कम आ पाता है। लेकिन ऐसे केस में क्या है कि हर एक जो मीडिया है, मीडिया हाउसेज है, उस पर पॉलिटिकल प्रेशर काफ़ी ज़्यादा रहता है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का, किसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन का, ओके। तो इस कारण ये जो मीडिया हाउसेज हैं कई बार पॉलिटिकल पार्टी को पावर में देखते हुए, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी पावर है उसी हिसाब से अपने कंटेंट को सेल्फ सेंसर कर लेती है, ओके, सेल्फ सेंसर कर लेती है, ताकि जो पावर में जो गवर्नमेंट है या पावर में जो पार्टी है, पावर में जो अभी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके हिसाब से उनके कंटेंट रहे। तो सेल्फ सेंसरशिप से भी डेमोक्रेसी को लॉस होता है, क्योंकि हो सकता है कि बिल्कुल जो सही चीज़ है, जो सच्ची चीज़ है वो नहीं कोई बताए। अगर सच्ची चीज़ अगर वो मीडिया हाउस बता भी देती है तो उसे डर रहता है उस पॉलिटिकल पार्टी का, उसे डर रहता है उस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का। अगर यहाँ कोई इंडिपेंडेंट बॉडी होती, कैग जैसी कोई बहुत पावरफुल बॉडी होती, यहाँ पर कोई एक इंडिपेंडेंट स्टैचुरी मैकेनिज्म होता, ओके, इलेक्शन कमीशन जैसा, कैग जैसा वगैरह वगैरह, तो वो बॉडी जो है पॉलिटिकल प्रेशर को झेल जाती, वो एक इंडिपेंडेंट तरीके से काम कर पाती, क्योंकि उसको कॉन्स्टिट्यूशन से या उसको किसी पार्लियामेंट्री लॉ से पावर मिला होता, ओके। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, इसलिए देखा जाता है सेल्फ रेगुलेशन एक वीक रेगुलेशन होता है, तो इस कारण जो है सेल्फ सेंसरशिप की टेंडेंसी ऐसी देखी जाती है, ओके। चलो, तो इसको हम लोग कंक्लूड करते हैं अब। तो कंक्लूजन में जैसे मैंने शुरू में बताया था कि जो मीडिया को रेगुलेट करने की ज़रूरत तो है ही, ओके। तो इस केस में रेगुलेशन का क्या व्यवस्था होना चाहिए? तो एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए स्टैचुरी एंड सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडीज़ का, ओके। कुछ लॉ हो या कुछ लॉ के द्वारा बनाई गई कुछ बॉडीज़ हो, ओके। इन सब के अलावे जैसे मैंने बताया कि लॉ ओवरऑल फ्रेम की तरह, एक बाउंड्री की तरह काम करता है, उस बाउंड्री के अंतर्गत हर कोई अपनी एक्टिविटी करने के लिए फ्री होता है, और उस फ्रीडम का भी मिसयूज हो सकता है, तो उसके लिए सेल्फ रेगुलेशन भी होना ज़रूरी है, ओके। तो एक कॉम्बिनेशन हो स्टैचुरी और सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडीज़ का, ओके, जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। इसके अलावा जो अगर कोई कंप्लेन आता है मीडिया सर्विसेज को लेकर, तो उस कंप्लेन को रिजॉल्व करने के लिए इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ओके।
तो इस तरह से हम लोग जो फ्रीडम है मीडिया का उसको भी प्रोटेक्ट कर पाएंगे, ओके, और जो पब्लिक इंटरेस्ट है, जो डेमोक्रेटिक इंटरेस्ट है, उसकी भी रक्षा हो पाएगी, ओके। सो द कंक्लूजन इज कॉम्बिनेशन ऑफ स्टैचुरी एंड सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडीज़, ओके। अच्छा, इसके अलावा ये भी बहुत ज़रूरी है कि मीडिया का जो क्रिएटिव फ्रीडम है, जो मूवीज़ वगैरह बनती हैं, जो सीरियल्स वगैरह बनती हैं, उसमें जो क्रिएटिव फ्रीडम का इस्तेमाल करते हैं लोग, यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जो जिसे वो टर्म कहते हैं कि नहीं हम ऐसा कुछ, जैसे कि अभी आपने हाल फिलहाल में देखा होगा एक नेटफ्लिक्स पे या अमेज़न प्राइम पे एक कोई वीडियो सीरीज आई, उसमें शंकर भगवान को थोड़ा सा कुछ लोग का मानना है कि गलत ढंग से रिप्रेजेंट कर दिया गया, ओके। तो अब उनका ऐसा मानना है, लेकिन ये जो जिन्होंने वो वेब सीरीज़ बनाई उन्होंने कहा है कि नहीं हमारा क्रिएटिव फ्रीडम है, लेकिन जो कुछ और लोग हैं उनका कहना है नहीं ये हमारे धर्म का गलत तरह से रिप्रेजेंटेशन किया जा रहा है, ओके। तो यहाँ पर क्या है, बहुत ज़रूरी है बैलेंस हो कि जो बना रहे हैं उनका जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनका क्रिएटिव फ्रीडम और लोगों का जो इंटरेस्ट है, ओके, कंज्यूमर्स का जो इंटरेस्ट है, उसके बीच में एक बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ओके। नहीं तो फिर क्या होगा, इस तरह के स्ट्रगल्स बार बार होते रहेंगे। तो कंज्यूमर इंटरेस्ट और क्रिएटिव फ्रीडम के बीच का बैलेंस भी बनाए रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर भी रेगुलेशन कुछ ऐसा होना चाहिए कि दोनों की बैलेंस को बनाए रखिए। ऐसा ना हो कि बस पीपल इंटरेस्ट इतना हावी हो जाए कि क्रिएटिव फ्रीडम बिल्कुल छिन जाए, या क्रिएटिव फ्रीडम को इतना खुला छोड़ दिया जाए कि लोगों की हर तरह की भावना के साथ खिलवाड़ किया जाए। तो इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाए रखना बहुत जरूरी है। तो रेगुलेशन कुछ ऐसा होना चाहिए जो दोनों को बैलेंस कर सके, ओके। इन सब के अलावे ये बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना कि रेगुलेशन और सेंसरशिप में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। सेंसरशिप में किसी खास तरह की आइडियोलॉजी थोपने की कोशिश हो सकती है। सेंसरशिप में चांसेस हैं कि खास तरह का व्यूज़ को थोपने की कोशिश हो कि जो सेंसर कर रहा है उसकी अपनी क्या सोच है या उससे क्या अच्छा बुरा लग रहा है, उसके हिसाब से ही कंटेंट को पहले से सेंसर कर दिया जाए, ओके। तो सेंसरशिप जो है थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, खासकर सेंसरशिप में क्रिएटिव फ्रीडम या एक इंडिविजुअल का जो फ्रीडम होता है कि वो क्या चाहता है लोगों के सामने प्रेजेंट करना, उस पर बुरा असर पड़ता है। तो रेगुलेट करना ज़रूरी है, बट सीधे सीधे सेंसरशिप मीडिया पे थोप देना जो अंग्रेज़ों के समय में होता था, ये बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है, ओके। लेकिन हाँ, ऐसा देखा जाता है कि अगर मीडिया फाल्टर करती है, मीडिया अगर बहुत ज़्यादा ही इररिस्पॉन्सिबल हो जाती है, तो गवर्नमेंट्स जो होती हैं जनरली वो सेंसरशिप की तरफ आगे बढ़ जाती हैं। और एक बार अगर गवर्नमेंट को सेंसरशिप का पावर्स मिल जाता है, ओके, गवर्नमेंट अपने पास ये पावर ले आती है, तो इन दैट केस गवर्नमेंट से फिर ये पावर वापस लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ओके। सो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि मीडिया काफ़ी रिस्पॉन्सिबल हो। मीडिया रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी तो ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट, ओके, उसकी पावर, गवर्नमेंट की पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। गवर्नमेंट फ्रीडम ऑफ स्पीच को सेंसर करना शुरू करेगी, मीडिया को सेंसर करना शुरू करेगी। सो उस केस में फिर डेमोक्रेसी पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। फिर गवर्नमेंट इतनी पावरफुल हो जाएगी कि लोग क्या कह रहे हैं, मीडिया क्या कह रही है, लोग के पास क्या इन्फॉर्मेशन पहुंचना चाहिए, क्या नहीं पहुंचना चाहिए, सब कुछ गवर्नमेंट लगे डिसाइड करने। तो फिर वैसे अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट से फिर वापस वो पावर छीन पाना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। इसलिए मीडिया को काफ़ी रिस्पॉन्सिबली अपना रोल निभाना चाहिए, नहीं तो फिर डेमोक्रेटिक पूरा स्ट्रक्चर ही गड़बड़ हो जाने की चांसेस रहती है, ओके। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि प्रिंट मीडिया को कैसे रेगुलेट किया जाता है, क्या मैकेनिज्म है, या ब्रॉडकास्ट मीडिया को कैसे रेगुलेट किया जाता है, ओके। चलो मिलते हैं फिर, थैंक यू।